जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी एडिशनल स्टडी के चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके जीएस के 65 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन, हर क्लासेस में सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए जा रहे हैं और सभी को पता है बीएसएफ ट्रेड्समैन की क्लासेस है ये गाइस। यहाँ पर 4 दिसंबर को आप सभी की एग्जाम डेट फाइनली यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। बहुत बच्चों के एडमिट कार्ड आ गए हैं और बहुत बच्चों के एडमिट कार्ड अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो वेट कर लीजिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सुबह तक सभी के एडमिट कार्ड निकल आएंगे। तो सभी को पता है यहाँ पर लाइव क्लासेस चलती है, डेली क्लासेस चलती है डेली यहाँ पर लाइव क्लासेस चलती है और 9 बजे रात में डेली क्लासेस चलती है। ठीक, तो डेली यहाँ पर जुड़ने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, साइड में रेड कलर का बटन के बाद यहाँ पर बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फटाफट आप सभी के पास पहुँचती रहे। इसकी फ्री में पीडीएफ फाइल आपसे को टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर 3500 प्लस लड़के जुड़े हैं, लगभग में 3500 लड़के जुड़ चुके हैं। आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हो। क्या करना है आप सभी को, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सिंपल सा दस्तक अकेडमी, आगे 10 बनाइएगा। ठीक है, ऐसे जो नए बच्चे उनको बता दे रहा हूँ, आगे 10 बनाइएगा, दस्तक अकेडमी डालिएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे आप सभी को। ठीक है, हो सकता है कभी कभी पीडीएफ नहीं मिल पाती तो उस बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण, ठीक है, नहीं तो सभी वीडियोज़ की पीडीएफ आप सभी को अब आज से डेली मिलेगी। ठीक है, इसकी भी पीडीएफ जो है पूरी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। जिसको भी प्रैक्टिस सेट बाय करने हैं, थोड़ा मैं ध्यान दे मतलब कि सुन लीजिएगा। ठीक है, जिसको प्रैक्टिस सेट बाय करने हैं फुल प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 15 प्रैक्टिस सेट। इसी तरीके से क्वेश्चन सभी होंगे, टाइप कराए हैं मैंने। ठीक है, टाइप कराए हैं मैंने क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे, 15 फुल प्रैक्टिस सेट होंगे विद सोल्यूशन के साथ। तो 100 रुपीज़ उसका चार्ज रखा है मैंने। ठीक, 100 रुपीज़ उसका चार्ज रखा है, यानी कि 15 छक्का 90, लगभग 6 रुपये का एक प्रैक्टिस सेट पड़ रहा है। तो जिसको खरीदना हो तो खरीद सकता है। उसमें से 4 से 5 या 8 से 10 नंबर तक आपसे के पेपर में फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो जिसको भी बाय करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ओनली व्हाट्सअप करेगा 8957621626। ठीक, इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा, व्हाट्सअप पर पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ के थ्रू आप सभी को प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आप सभी लोग अपने मतलब कि चेक कर सकते हो स्किल टेस्ट, और अपनी चेक कर सकते हो कितने गहरे पानी में हो, कितने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट भी चलेंगे यहाँ पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल पर जरूर बने रहिएगा। चलिए देखिएगा, और प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वीडियो को रिवीजन करिए, सभी वीडियोज़ की रिवीजन जरूर कर लीजिए पेपर से पहले। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं। ठीक है, इसी चैनल पर। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए 65 क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बना, देखिएगा यहाँ पर, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, या फिर मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी? तो फर्स्ट का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की थी? मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, इन दोनों जगहों पर। करेक्ट है इसका डी वाला। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? नील आंदोलन का जमकर प्रदर्शन या फिर समर्थन, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हेमचंद्राकर, हरीश चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, या फिर दिगंबर बिश्वास? सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट है इसका डी। कमेंट करते रहिए सभी लोग। ठीक है, डी वाला करेक्ट है और बताना है कितने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, 65 क्वेश्चन में से। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? सबसे पहले इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, तो इसमें पूछा किया जा रहा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये बोला था, पूछा जा रहा है। ठीक है, बनारस 1905 के अधिवेशन में, कलकत्ता 1906 के अधिवेशन में, सूरत 1907 के अधिवेशन में, या फिर लखनऊ 1916 के अधिवेशन में? तो करेक्ट आंसर जा रहा है इसका थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, लखनऊ 1916 के अधिवेशन में बोला था, याद रखिए। ठीक है, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखिए। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी बोलते हैं, याद रखना है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। ये फिर से क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है।
नहीं नहीं, ठीक सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर डेट वहाँ पर पूछी है, यहाँ पर देखिए कुछ जगह पूछी है, शायद नहीं पूछा है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में व्यक्त किया था? किसने व्यक्त किया था? अभी बताया मैंने, चौथे क्वेश्चन का सी करेक्ट है। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में ऊपर क्या दे रखा था? लखनऊ अधिवेशन था ना। हाँ ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, याद रखिएगा, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। तो एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैंने ऊपर बताया किसने मतलब किसने बोला था स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। करेक्ट आंसर है सी वाला। 5th क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ख्वाजा अब्दुलरस्मद, या फिर सैयद अली तब्रजी, या फिर बसावन, या फिर मंसूर। करेक्ट है 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, याद रखिए डी वाला करेक्ट है, याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या है? डी राइट है। ठीक है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था, याद रखना है। 6th क्वेश्चन देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य को और किस नाम से जानते थे, पूछा जा रहा है। भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, या फिर विशाखदत्त। 6th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे चाणक्य को, याद रखिए। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसका अर्थ क्या है? उसका शब्द क्या पूछा जा रहा? जिन, रत्न, कैवल्य, या फिर निर्वाण। 7th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, कैवल्य बोलते हैं, याद रखना है। ठीक, क्या बोलते हैं? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य बोलते हैं। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए फिर देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या बनना है। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहां आरा बेगम, जेबू निसा बेगम। तो 8th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, गुलबदन बेगम ने लिखा था, याद रखिए। ठीक है, विवरण दिया था, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। 9th क्वेश्चन देखिए, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद साहब, या फिर विरजिस कादिर। तो बताइए फटाफट। 9th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, कौन था? खान बहादुर था, याद रखिए। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर था, याद रखना है। 10th क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइएगा इस। तो क्या था? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन, नागसेन, आनंद, या फिर अश्वघोष। 10th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन थे, याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, कान्हू, तिलका माझी, सीदो। करेक्ट है 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था, याद रखिए, यानी कि बिरसा था। ऑप्शन नंबर इसका फिलहाल ए वाला मैच कर जाएगा। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए 12th क्वेश्चन, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे? एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? बौद्धों से, बौद्धों तथा जैनों से, हिंदुओं तथा जैनों से, हिंदुओं बौद्धों तथा जैनों से। बताओ फटाफट। तो 12th क्वेश्चन का डी करेक्ट है। ठीक है, हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनों से, ये तीनों से संबंधित है शैलकृत मंदिर, याद रखिए। ठीक, एलोरा में जो हैं। चलिए देखिएगा 13 क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन सिलेक्टेड लग रहे हो कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसको अच्छा लग रहा हो, अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि सर मेहनत कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैं कराता था, अभी तक अब क्या हो रहा है 70-80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा। यानी कि एक वीडियो को दो वीडियो को एक ही वीडियो में कवर करा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं 40-40 के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो 40-40 के दो वीडियो ना बनाकर मैं एक ही वीडियो में आप सभी को कंप्लीट करा दे रहा हूँ। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं रुकने चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए इस क्वेश्चन को मैंने अभी तक नहीं किया है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय
ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्या चर्चिल था, पामस्टर्न था, एटली था या फिर ग्लेडस्टोन था। 13 का बी करेक्ट है, पामस्टर्न था, याद रखिए, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, पामस्टर्न। 14 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, किसका कथन है पूछा जा रहा है। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही है, ठीक है। जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, किसका कथन है। सरदार पटेल, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी या फिर मौलाना आज़ाद। तो 14 का डी करेक्ट है, मौलाना आज़ाद ने कहा था, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है। 15 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था। नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन या फिर अफ्रीकन न्यूज। तो 15 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, ठीक। इंडियन ओपिनियन नाम था, याद रखिए, ठीक। क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका सी मैच कर जाएगा, याद रखिए। 16 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है फिलहाल यहाँ पर, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत से है। किसका संबंध संगीत से पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। कौन से वेद का, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो 16 का बी करेक्ट है, सामवेद, याद रखिए, ठीक है। सामवेद कैसा वेद है ये आपका संगीत से संबंधित है, सामवेद, ठीक है। यजुर्वेद मतलब कि अथर्ववेद किससे संबंधित है पूछा जा रहा है, प्लीज़ बताओ कमेंट करके। अच्छा ये बता दो आप लोग, वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं, ठीक है। 4 वेदों में से इसमें से जादू टोना वाला वेद कौन सा है, ये वाला है या फिर ये वाला, इन दो में से कोई एक है। जादू टोना वाला पूछ लिया जाता है पेपर में कभी कभी, ठीक है। संगीत से संबंधित पूछे तो ये तो आप लोगों को लगाना सामवेद, जबकि जादू टोना से पूछे तो क्या लगाओगे, प्लीज़ बताओ कमेंट करके। 17 क्वेश्चन बताइए फटाफट क्या क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। देखिए 12 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर 17 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उसमें कौन उपस्थित नहीं था पूछा जा रहा अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 17 का डी करेक्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे, याद रखिए, ठीक है। और सभी उपस्थित थे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या फिर इनमें से कोई नहीं। 18 का ए करेक्ट है, लाला लाजपत राय यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं, ऑप्शन पढ़ो फटाफट। भक्ति से, द्वैतवाद से, विशिष्ट द्वैतवाद से, एकेश्वरवाद से। तो करेक्ट आंसर है 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला है, ठीक है। विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है रामानुजाचार्य, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 20 क्वेश्चन देखिए, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है। अल्लाह रखा जो प्रसिद्ध वादक हैं किससे संबंधित है। सारंगी से, पखावज से, तबला से, सितार वादक से। 20 का क्वेश्चन करेक्ट है इसका सी वाले, ठीक। तबला से संबंधित है, याद रखिए, ठीक है। अल्लाह रखा तबला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। देखिए मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था पूछा जा रहा है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। आगा खां, हमीद खां, हसन खां या फिर M.A. जिन्ना। 21 क्वेश्चन का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आगा खां था, याद रखिए, ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, आगा खां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 22 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र जब सुभाष चंद्र बोस ने दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, उसके बाद अध्यक्ष कौन बना था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया या फिर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल।
तो बताओ फटाफट इसका राइट आंसर किसके साथ जा रहा है। 22 क्वेश्चन का करेक्ट है सी वाला, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद बने थे, याद रखिए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। चलिए 23 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। राज्य विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए, मुख्यमंत्री के लिए या फिर राष्ट्रपति के लिए। 23 क्वेश्चन का करेक्ट है डी वाला इसका, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी है, याद रखिए, ठीक है। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के कृत्य के लिए उत्तरदायी है, याद रखना है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बनना है। 24 क्वेश्चन, भारत में सभी फौजों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, या फिर तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत में सभी फौज का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति। 24 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, भारत का राष्ट्रपति होता है, सभी को पता है, याद रखिए। देखिए भारत का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, आम निर्वाचन कब हुए थे भारत में प्रथम, पूछा जा रहा है। 25 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1952 में हुए थे, याद रखना है, ठीक। कब हुए थे, 1952 में, डी वाला मैच कर जाएगा। 26 क्वेश्चन देखिए फिर क्या बनना है। भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, पूछा जा रहा है। माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। 26 का बी करेक्ट है, सी राजगोपालाचारी थे, याद रखना, ठीक है। भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय की बात आए तो सी राजगोपालाचारी के साथ करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन देखना है यहाँ पर क्या बनना है। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, केंद्रीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या है, 30 वर्ष, 28 वर्ष, 26 वर्ष या फिर 32 वर्ष। 27 का ए करेक्ट है, 30 वर्ष है, याद रखना है, ठीक। कितनी है, 30 वर्ष है। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ, किस शहर में स्थित है। सार्क का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, नई दिल्ली, इस्लामाबाद, काठमांडू, इनमें से कोई नहीं। 28 का सी करेक्ट है, नेपाल, काठमांडू, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन क्या है, देखना ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से राजस्व कर का कौन सा स्रोत भारत सरकार को अधिकतम राजस्व प्रदान करती है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो यहाँ पर। निम्नलिखित में से राजस्व कर का कौन सा स्रोत भारत सरकार को अधिकतम राजस्व प्रदान करती है। व्यक्तिगत आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क या फिर धन कर। 29 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, उत्पादक शुल्क, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उत्पादन शुल्क। बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हुए देखिए, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है, बताओ फटाफट। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है, बहुत बच्चों को यही नहीं पता होता है। 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 22 वर्ष बाद या फिर 3 वर्ष बाद, पता कर लो आज के बाद से, याद रखना, ठीक है। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है, याद रखना है, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। हमारे संविधान में अभी तक 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, 14, 15, 22, 18। 31 क्वेश्चन का करेक्ट है सी वाला, ठीक है। 22 भाषाएं अभी तक हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अभी तक 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, याद रखना है। चलिए 32 क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। राज्यसभा विघटित हो जाती है, राज्यसभा विघटित हो जाती है, कितने वर्ष बाद विघटित हो जाती है बताना है। 5 साल बाद, 6 साल बाद, कभी नहीं, इनमें से कोई नहीं। 32 क्वेश्चन का करेक्ट है सी, ठीक है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, ठीक, याद रखना है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए अभी तक क्या हुआ, अभी तक जितना भी डिटेल्ड में पढ़ना था पढ़ लिए आप लोग, ठीक है। आप सभी को टाइम भी दे दिया गया 3 से 4 महीने का, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, आप सभी लोग अब डिटेल्ड वीडियोज मत पढ़िएगा, आप सभी लोग अब एक बार रिवीजन करते रहिए, ठीक। जितना भी हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। बहुत सारे मैंने वीडियोज बनाए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, रिवीजन फटाफट करते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस, रोम, द हेग, वाशिंगटन।
33 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, द हेग। ठीक है, याद रखिए द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, सी करेक्ट है। 34 क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। अर्धरात्रि सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? अर्धरात्रि सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? नॉर्वे, जापान, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। 34 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे, याद रखिए। ठीक है, नॉर्वे अर्धरात्रि की भूमि का देश कहलाता है, याद रखिए। ठीक है, याद रखना, ए करेक्ट है। 35 क्वेश्चन क्या है, देखना है। ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? 4 बार, 2 बार, 1 बार या फिर 1 बार भी नहीं? 35 का सी करेक्ट है, 1 बार आता है, याद रखिए। ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में 1 बार आता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के पास से होकर जाने वाली रेखा है, मानसून क्षेत्र से होकर जाने वाली रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा है, क्या है बताना है। 36 क्वेश्चन, कर्क रेखा क्या है? 36 का सी करेक्ट है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट है? सी राइट है, याद रखिए। 37 क्वेश्चन देखिए, मकर रेखा क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मकर रेखा पूछ लिया गया, अभी कर्क रेखा पूछा गया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश थी वो, यहाँ पर मकर रेखा पूछ लिया जाए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, उत्तरी ध्रुव से गुजरती है, दक्षिणी ध्रुव से गुजरती है। क्या करेक्ट है? 37 का करेक्ट है बी वाला। ठीक है, 23.5 डिग्री ये है दक्षिणी अक्षांश रेखा, याद रखिए। ठीक है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश थी, वो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी है? ठीक, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी पूछा जा रहा है। 189, 180, 90, 360। 38 का बी करेक्ट है, 180 है, याद रखिए। ठीक, क्या करेक्ट है? बी वाला मैच कर जाएगा। हमारी पृथ्वी कितने देशांतर में बटी हुई है पूछा गया है, बताना है आप सभी को। हमारी जो गाइस पृथ्वी है कितने डिग्री देशांतर पर बटी हुई है? 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री या फिर 400 डिग्री। 39 का सी करेक्ट है, 360 डिग्री। हमारी जो पृथ्वी है कितने डिग्री में बटी हुई है? 360 डिग्री में बटी हुई, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, याद रखना है। चलिए 40 क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किन से गुजरती है? कौन कौन सी देशों से होकर गुजरती है पूछा गया है। भारत व ईरान, ईरान व पाकिस्तान, भारत व सऊदी अरब, ईरान व इराक। तो बताओ फटाफट, 40 क्वेश्चन का सी करेक्ट है। भारत व सऊदी अरब से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। देखिएगा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, कितने डिग्री झुकी है पूछा गया है, बताओ। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, 33.5 डिग्री, 42 डिग्री। 41 का एक करेक्ट है, 23.5 डिग्री झुकी हुई, याद रखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई, ऑप्शन नंबर इसका ए मैच कर जाएगा। देखिएगा 42 क्वेश्चन क्या बना है। इक्विनॉक्सी वर्ष के 2 काल जब दिन और रात्रि बराबर होते हैं तो होता है, क्या होता है? इक्विनॉक्सी वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तब होता है, कब होता है बराबर? तो 42 क्वेश्चन का डायरेक्टली राइट आंसर बता रहा हूँ, 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है ये घटना, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 43 क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, कब होता है पूछा गया, बताओ फटाफट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होते हैं इसलिए करा दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून, 21 मई। 43 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है, 21 जून, याद रखिए। ठीक, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, सी करेक्ट है, याद रखिए। देखिए कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उपरोक्त में से कोई नहीं। 44 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, उष्ण कटिबंध बोलते हैं, याद रखना है। ठीक, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। 45 क्वेश्चन क्या बना है। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन है? भारत की विदेशी मुद्रा अभिरक्षक, भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन है? आरबीआई, एसबीआई,
आरबीआई व एसबीआई, वित्त मंत्रालय। तो 45 क्वेश्चन करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला आरबीआई है, याद रखिए, ठीक है। भारत में विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक आरबीआई है। मुद्रास्फीति नियम होती है क्या, किसके द्वारा ये नियमित की जाती है, फिर नियम होता है इसका राज्य सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा, उधारदाताओं द्वारा, या फिर निजी उद्यमकारियों द्वारा। तो 46 का करेक्ट है बी, रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है। मुद्रास्फीति नियमित होती है रिजर्व बैंक के द्वारा। 47 क्वेश्चन देखिएगा, क्या बनना है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का पदेन सभापति होता है? निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का पदेन सभापति होता है? वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। 47 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष, याद रखना है, ठीक है। क्या करेक्ट है? सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन क्या है? गडगिल फार्मूला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? भारी उद्योग से, बेरोजगारी से, लघु उद्योग से, केंद्र व राज्य के बीच संसाधनों का बंटवारा करके, किससे संबंधित है? गडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? 48 का डी करेक्ट है, केंद्र व राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा कर से संबंधित है। गडगिल फार्मूला डी वाला मैच कर जाएगा। 49 क्वेश्चन देखिए, भारत में सामुदायिक विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में सामुदायिक विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त श्रमिकों का उपयोग, सुदूर गांवों में लोगों के घरों तक पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई ही नहीं है, याद रखना है, ठीक है। कोई योजना नहीं है। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? इनमें से कोई भी योजना नहीं है, याद रखना है। देखिएगा क्या क्वेश्चन बनना है। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? तो राइट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी, याद रखिए। 51 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बनना है। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? पंचवर्षीय योजना आरंभ करने के लिए या प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की, संसद की, राष्ट्रीय विकास परिषद की। 51 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता होती है। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन में, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? 52 क्वेश्चन बताओ फटाफट। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की उपस्थिति कब उत्पन्न होती है? डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़े, ठीक है, मैनेज करिए। सेम टू सेम इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में, ठीक है, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब आयात निर्यात से अधिक हो, ठीक है। जब आयात निर्यात से अधिक हो, आयात निर्यात ना इतने कर पा रहे हो जितना आयात हो, तब यहाँ पर क्या होता है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वह अर्थव्यवस्था जिससे सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हो क्या कहलाते हैं? वह अर्थव्यवस्था जिससे सरकारी व निजी दोनों उपक्रम हो, समाजवाद, पूंजीवाद, मिश्रवाद अर्थव्यवस्था या फिर योजनावाद अर्थव्यवस्था। 53 का करेक्ट है इसकी सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होती है, याद रखना है, ठीक है। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था, कौन सा था बताओ फटाफट? पंजाब नेशनल बैंक, बनारस स्टेट बैंक, पंजाब व सिंध बैंक, इनमें से कोई नहीं। 54 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक, याद रखना है, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन क्या बनना है? देखिए BIFR की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? BIFR की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? MRTP अधिनियम, 1980 की औद्योगिक नीति, या फिर बीमा औद्योगिक कंपनी अधिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। 55 क्वेश्चन का एक करेक्ट है बीमा औद्योगिक कंपनी अधिनियम, यानी कि SICA, ठीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, SICA, याद रखिए, इसके अंतर्गत हुई थी BIFR की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए। 56 क्वेश्चन क्या बना है? विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनः रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ अवस्थित है? विश्व बैंक। विश्व बैंक का सिंपल
किसका पूछा जा रहा है, कहाँ स्थित है, 56 क्वेश्चन का डी करेक्ट है। वांसी गठन डीसी में, याद रखना है, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए 57 क्वेश्चन देखिए, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। साइंस क्वेश्चन भी बनेंगे, साइंस क्वेश्चन भी आएंगे कल से एग्जाम में, मतलब कि कल से यहाँ पर तैयारी कराऊंगा, ठीक है, साइंस क्वेश्चन के भी। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाते हैं, रांगा, मैग्नीज, निकेल, कैडमियम। 57 क्वेश्चन का सी वाला करेक्ट है इसका, निकेल मिलाते हैं, याद रखना है, ठीक है। 58 क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की गति धीमी होती है, किस में धीमी होती है, ध्वनि की गति किस में धीमी होती है, जल में, लोहा में, या फिर आपका हवा में, या फिर हाइड्रोजन में। जल की गति, ध्वनि की गति किस में धीमी होती है, ध्वनि की गति। 58 क्वेश्चन का सी वाला करेक्ट है, हवा में धीमी होती है, याद रखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला मैच कर जाएगा। 59 क्वेश्चन देखते हैं, प्रोड्यूस गैस क्या है। देखिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का टारगेट रहता है मेरा, ठीक है। प्रोड्यूस गैस क्या है, CO+N2, CO+H2, CH4, CO2। प्रोड्यूस गैस किसे बोलते हैं। 59 क्वेश्चन का करेक्ट है बी वाला, CO+H2 को बोलते हैं। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये मीथेन है CH4, ठीक है, याद रखना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो प्रोड्यूस गैस किसे बोलते हैं, CO+H2 को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। 60 क्वेश्चन देखिए, किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं। किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं, सोना, लोहा, पारा या फिर जिंक। 60 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, सोना को बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। किसे बोलते हैं, नोबेल धातु, सोने को, सोना, गोल्ड, ठीक है, याद रखिए। किस फसल के मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। किस फसल की मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है, मटर, धान, आलू, सेब। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर 61 का ए, मटर, ठीक है। मटर की फसल में मिट्टी के नाइट्रोजन में वृद्धि होती है, ए वाला मैच कर जाएगा। 62 क्वेश्चन देखिए, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा उसको बोलते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। किस ऑप्शन में, सोडियम बाइकार्बोनेट, सी वाले में, सी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक, ये नमक है, याद रखिए आपसे। ये कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि Ca, कैल्शियम, हाँ, CaCl, कैल्शियम क्लोराइड, ये होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 63 क्वेश्चन क्या बनना है, रबड़ को या फिर रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। सल्फर है कहीं ऑप्शन में, सल्फर को मिलाते हैं। 63 का सी करेक्ट है, सल्फर को, याद रखना है। देखिए समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है। ये तो इसमें तो NaCl होता है ना, किस ऑप्शन में, 64 का ए करेक्ट है। देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए पूरे, ठीक है। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, ऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फास्फेट। 65 क्वेश्चन की करेक्ट है ए वाला, ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, याद रखिए, ठीक है। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, ऑक्साइड अवस्था में, ए वाला करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। तो स्टडी ग्रुप में जरूर से, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो। थैंक यू, जय हिंद।